गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज आ रही है? मेरी मेरी आवाज आ रही है? मैं आप लोगों को सुनाई दे रहा हूं, दिखाई दे रहा हूं? मेरी आवाज आ रही है बच्चा? मेरी आवाज आ रही है? आपका चैट नहीं दिखाई दे रहा? हाँ, अब आ गया है। मेरी आवाज आ रही है? मैं सुनाई दे रहा हूं? ऑल क्लियर? ऑल क्लियर? ऑल क्लियर? मैं दिखाई दे रहा हूं, सुनाई दे रहा हूं? सब कुछ ठीक है? मेरी आवाज आ रही है बच्चा? मैं अभी अपने गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को। गुड आफ्टरनून। आप लोग यस लिखिए। सब कुछ ओके है तो ओके लिखिए। आप चैट बॉक्स पे अगर सब कुछ ओके है तो ओके लिखिए ताकि मैं क्लास को आगे बढ़ाऊं। मैं रुका हुआ हूं आपके चैट पे, आपके रिस्पॉन्स का वेट कर रहा हूं। एवरीथिंग इज ओके? ओके ओके ओके, क्लियर क्लियर क्लियर, डन। तो अगेन गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, राधे राधे आप सभी को। चलिए आइए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। कल के क्लास में मैंने भारत में नगरीय समस्याओं पे चर्चा करनी शुरू कर दी थी। मैं आप लोगों को भारत के नगर की तरफ ले गया था, नगर में घुमाने ले गया था और नगर की समस्याओं को दिखा रहा था। और मैंने नगर की समस्याओं को दिखाने के क्रम में आपको दिखाया कि भारत के नगरों में दो तरह की समस्याएं दृष्टिगत होती है। एक वो समस्या है जो नगरीय संस्कृति जनित समस्या है, जो अर्बन कल्चर के परिणाम स्वरूप उत्पन्न समस्या है। ज्यादातर इनमें समस्याएं सामाजिक समस्याओं की श्रेणी में आती है, सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं की श्रेणी में आती है। ये मैंने आपको लिखवा दिया था। इसके बाद जो दूसरे प्रकार की नगरीय समस्या है या नगर में जो दूसरे प्रकार की समस्याएं दिखाई देती है वो ओवर अर्बनाइजेशन के कारण है। और ओवर अर्बनाइजेशन का मतलब होता है नगर की क्षमता से ज्यादा जब लोग नगर में रहने के लिए आ जाएं, ये ओवर अर्बनाइजेशन कहलाता है। और भारत में नगरीकरण के पैटर्न की मैंने जब चर्चा की थी, भारत में नगरीकरण के लक्षण की मैंने जब चर्चा की थी, तो मैंने कहा था कि भारत में 1 लाख से 10 लाख वाले नगरों का नगरीकरण ज्यादा हुआ है। दूसरा मैंने कहा था कि भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के रूप में नगरीकरण ज्यादा हुआ है।
और तीसरा मैंने कहा था कि भारतीय नगर की या नगरीकरण की विशेषता है ओवर अर्बनाइजेशन, अति नगरीकरण, जहां नगर की क्षमता से ज्यादा लोग नगर में रहने के लिए आ गए। ठीक है, और इस अति नगरीकरण ने भारत में कई प्रकार के नगरीय समस्याओं को जन्म दिया है। इस पर मैं डिस्कशन कर चुका था, लिखवाना हमारा बाकी था। प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय ओवर अर्बनाइजेशन, और पहली समस्या आप लिखना शुरू कीजिए। आवास की समस्या, फटाफट आप लोग लिखना शुरू कर दीजिए, हम लोग इसको लिखवाते हैं फिर हम आगे समझाएंगे। आवास की समस्या एक नंबर पॉइंट है। एक अमिताभ कुंडू समिति का रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में जो आंकड़े थे उन आंकड़ों को मैंने यहां पर रखा है। आवास की समस्या ब्रैकेट में 1.87 करोड़ आवास की कमी, 1.87 करोड़ अप्रॉक्स 2 CR। इसलिए आप पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कि सबके लिए आवास योजना जब हमारी सरकार ने शुरू की है, इसको हम प्रधानमंत्री आवास योजना कहते हैं, इसमें 2 करोड़ घर बनाने का टारगेट रखा गया है, क्योंकि लगभग 2 करोड़ आवास की कमी हमारे भारत के नगरों में विद्यमान है। एक कुंडू समिति की रिपोर्ट कहती है 1.87 करोड़ आवास की कमी, तथा 32% लोग एक कमरे वाले घर में रहते हैं, तथा 32% लोग एक कमरे वाले घर में रहते हैं। डैश अमिताभ कुंडू समिति की रिपोर्ट, अमिताभ कुंडू समिति की रिपोर्ट, ब्रैकेट बंद करें, बंद करने के बाद लिखें तथा गंदी बस्ती की समस्या, तथा गंदी बस्ती की समस्या, स्लम्स, ब्रैकेट में 10.36 करोड़, 10.36 करोड़ जनसंख्या, 10.36 करोड़ जनसंख्या। अब सोचिए अप्रॉक्स 37.7 CR पॉपुलेशन जो है वो आपकी नगरों में रहती है। 31.2% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया नगरों में रहती है, और उसका 10.36 करोड़ जनसंख्या नगर में गंदी बस्तियों में रहती है। 10.36 करोड़ जनसंख्या गंदी बस्तियों में रहती है, ब्रैकेट बंद। तथा इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न सामाजिक सांस्कृतिक समस्या, तथा इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं। आपने लिख लिया तो आप मेरी तरफ देखिए, ये क्लियर हो चुका होगा कि भारत में नगरों की जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं में ओवर अर्बनाइजेशन से जुड़ी हुई समस्या प्रमुख है आवास की समस्या। इसलिए जब भी अर्बन डेवलपमेंट के लिए आपको काम करना होगा तो आवास की समस्याओं को फोकस करके काम करना होगा, और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कहीं ना कहीं आवास की समस्याओं को दूर करना ही अर्बन डेवलपमेंट का एक प्रमुख पक्ष होना चाहिए है। इसलिए जब हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में नगरीय समस्या समाधान हेतु किए गए प्रयास, तो उस प्रयासों में आवास की समस्या को दूर करने के लिए जो हमारी सरकार प्रयास कर रही है, इनकी चर्चा भी करेंगे। डन। इसके बाद दूसरा, पहले वाले में मैंने बता दिया सरकार कई रूपों में इस समस्या के समाधान के लिए प्रयास कर रही है। पहला प्रयास है कि डिसेंट्रलाइजेशन के माध्यम से अर्बन पॉपुलेशन को बाहर कर दिया जाए, इसको काउंटर अर्बनाइजेशन। दूसरा प्रयास है कि गांव के विकास को तेज किया जाए, क्योंकि जब गांव का विकास तेज होगा बच्चा, तो गांव से शहर की तरफ माइग्रेशन नहीं होगा, गांव से शहर की तरफ माइग्रेशन नहीं होगा तो शहर पर क्षमता से ज्यादा बोझ नहीं बढ़ेगा और आवास की समस्या जाएगी। जो है वो तो ऑलरेडी है, तो और न बढ़े इसके लिए जरूरी है कि गांव और नगर के बीच विकास की विषमता को दूर किया जाए, विकास में संतुलन स्थापित किया जाए, ग्रामीण विकास को तीव्र किया जाए और ग्रामीण नगरीय प्रवास को रोका जाए ताकि समस्या और बड़ी न हो। दूसरा जो ऑलरेडी आ चुकी है, काउंटर अर्बनाइजेशन के माध्यम से, याद करो मैं वर्ड यूज किया हूं काउंटर अर्बनाइजेशन। काउंटर अर्बनाइजेशन के माध्यम से नगर की आबादी को अगल बगल के कस्बों में, अगल बगल के क्षेत्रों में, परिधियों के बाहर
डिसेंट्रलाइज किया जाए तो ऑलरेडी कम हो जाएगा। मान लीजिए कि 10 लाख क्षमता है नगर की, 15 लाख लोग आ गए और ना आए, फर्स्ट रोकना चाहिए, रूरल अर्बन माइग्रेशन को रोका जाए। 15 लाख में से 1-2 लाख डिसेंट्रलाइज करके वहां से हटा दिया जाए, ये भी एक तरीका हो सकता है। फिर भी 2-3 लाख तो कम रहेगा। तो फिर नगर में आवास विकास को गति दी जाए, स्लम्स की समस्या को दूर किया जाए, और इसके लिए सरकार कई तरीके अख्तियार कर रही है। सरकार हाई इनकम ग्रुप के लिए, मिडिल इनकम ग्रुप के लिए और लो इनकम ग्रुप के लिए सरकार फ्लैट बना करके उनको सब्सिडाइज रेट पर दे देती है। खास करके जो लो इनकम ग्रुप है उनके लिए सरकार विभिन्न तरीकों से फ्लैट बना करके देने का प्रयास कर रही है, उनकी आवास की समस्या को दूर करने का प्रयास कर रही है। सरकार ने आवास के लिए कई सब्सिडाइज रेट पर कर्ज देने वाले बैंक और संस्थाओं को इसमें उनकी गतिविधियों को बढ़ाया है, ताकि जो लोग हैं वो थोड़ा बहुत कमा रहे हैं तो सरकार से लोन ले ले और लोन लेकर के इन बैंकों से और घर बनाने का काम करें। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना है सरकार की एक व्यापक योजना, उसके पहले भी थी स्लम्स मुक्त भारत मिशन, राजीव आवास योजना, ये सब योजनाएं पहले से चली आ रही थी। हमारी नई सरकार जो हमारी आई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इस सरकार में इस दिशा में एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू किया गया, प्रधानमंत्री आवास योजना या सबके लिए आवास योजना। इस तरीके से सरकार इस समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयास कर रही है। क्योंकि अगला टॉपिक हम लोगों का प्रयास ही है, तो एक पृष्ठभूमि, एक आउटलाइन हम बनाते चलेंगे तो पता चलेगा कि सरकार इन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या कर रही है। दूसरा है, लिखिए आप, सुरक्षित जल आपूर्ति की समस्या। आप लिखिए, सुरक्षित जल आपूर्ति की समस्या। ब्रैकेट में केवल 30% के पास नल वाला पानी है, ये रिपोर्ट कहती है। हालांकि अभी कम हुआ है क्योंकि अभी अचानक कई रूपों में नल के पानी को उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा। आप बिहार में देखोगे तो हर गांव में अब बड़े बड़े टंकी लगाए जा रहे हैं, उन टंकी से वाटर सप्लाई घर घर तक की जा रही है। नल जल योजना, मेरे ख्याल से यही नाम है बिहार सरकार की इस योजना का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर भी ये काम किया जा रहा है, गांव में भी नल का पानी उपलब्ध कराया जा रहा, शहर में तो है ही। लेकिन जो रिपोर्ट कहती है कि शहर में सुरक्षित जल आपूर्ति की समस्या, ब्रैकेट में केवल 30% के पास नल वाला पानी, एवं मल निकासी की समस्या, एवं मल निकासी की समस्या। ब्रैकेट में देखिए 18.6 करोड़ के पास शौचालय नहीं, 18.6 करोड़ के पास शौचालय नहीं तथा 13% के पास नहाने की सुविधा नहीं। ये कुंडू समिति की रिपोर्ट है। 13% के पास नहाने की सुविधा नहीं, वो डब्बा लेकर जाते थे। हालांकि सरकार ने इस दिशा में काफी काम किया और कमी आई। तीसरा समस्या, प्रभावी एवं पर्याप्त परिवहन की समस्या। प्रभावी एवं पर्याप्त परिवहन की समस्या। जब 15 लाख लोग शहर में आ जाएंगे रहने के लिए तो निश्चित तौर पे शहर पे जैम लगातार लगा रहेगा। दिल्ली वगैरह में तो एफएम रेडियो पे पूरा का पूरा शाम का यही रहता है, न्यूज का सेंट्रल पॉइंट, गाना बजा, फिर बता दिया गया कि इस चौराहे पर जाम लगा हुआ है, आप इस चौराहे से नहीं आइए। फिर एक गाना बजा, फिर बताया गया, वहां पर सूचना प्रसारित किया गया कि आईटीओ पर जाम लगा हुआ है, आप उस रास्ते को अवॉइड कीजिए, आश्रम पे जाम लगा हुआ है, आप उस रास्ते को अवॉइड कीजिए। इस तरीके से जैम की सूचना लगातार चलती रहती है। सरकार इन समस्याओं को दूर करने के लिए रेड लाइट फ्री सड़क बनाने का प्रयास कर रही है, ढेर सारी जगहों पर फ्लाईओवर बनाने का प्रयास कर रही है। तो प्रभावी एवं पर्याप्त परिवहन की समस्या, ये भी नगरीय समस्याओं में प्रमुख है। और हमारी परिवहन नीति भारत सरकार द्वारा हाल ही में बनाई गई, उसका स्लोगन ही था लोगों को पहुंचाओ, गाड़ी को नहीं। यानी हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि व्यक्ति साउथ दिल्ली से नॉर्थ दिल्ली पहुंच जाए, गाड़ी पहुंचे या नहीं पहुंचे। एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए, या तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो कई रूपों में। प्रभावी एवं पर्याप्त परिवहन की समस्या। चौथा, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या।
पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, दिल्ली के बारे में आप सुनते रहो होंगे, अभी से ही शुरू हो गया। और फिर पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में जब पुआल जलाया जाएगा तो पॉल्यूशन और बढ़ेगा। दिवाली के बाद पॉल्यूशन और बढ़ेगा। इसके लिए कई रूपों में दिवाली के पटाखों पर बैन लगाया गया, दिल्ली के पॉल्यूशन लेवल को रोकने के लिए, शहरी प्रदूषण को रोकने के लिए। इसके अलावा हमारी केजरीवाल सरकार ने ऑड नंबर इवन नंबर के रूप में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में परिवहन को, गाड़ियों को कम करने का प्रयास किया। तो प्रभावी एवं पर्याप्त परिवहन की समस्या, फ्लाईओवर आदि 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 किया जा रहा है। और पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, इस पर्यावरण प्रदूषण में सांस्कृतिक प्रदूषण भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट है। जब पश्चिमी संस्कृति का अंध प्रसार होता है, जिससे भारतीय संस्कृति संकट में पड़ने लगती है, तो हम इसको सांस्कृतिक प्रदूषण कहते हैं। पश्चिमी समाज में, पश्चिमी संस्कृति में यौन संबंधों में खुलापन एक बड़ा सामान्य सा घटना है। ओपन सेक्स या सेक्सुअल रिलेशन, वहां के लिए इसको खराब नहीं माना जाता है। पश्चिम समाजों की यौन नैतिकता अलग है और हमारे भारतीय समाज और संस्कृति की यौन नैतिकता अलग है। हमारे यहां यौन संबंधों में खुलापन नहीं है। लेकिन पश्चिमी जीवन शैली का प्रभाव शहर पर पड़ा और शहरी जीवन शैली धीरे धीरे विकसित होती चली गई और जो यौन संबंधों में खुलापन आया तो ये हमारे संस्कृति के सामने संकट के रूप में उभर कर सामने आया। इस तरह की घटनाओं को हम सांस्कृतिक पॉल्यूशन नाम देते। इसलिए जब हम लोग पर्यावरण प्रदूषण की बात करें, वो भी पर्यावरण का एक पार्ट है, तो केवल हमेशा ध्यान रखना जो थर्ड पेपर जीएस में पढ़ते हो वही नहीं, यह भी सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण भी एक महत्वपूर्ण घटक है और इसमें भी पॉल्यूशन की चर्चा हम करेंगे। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं सांस्कृतिक प्रदूषण, LIR, यौन संबंधों में खुलापन आदि की समस्या, क्योंकि ये सारी समस्या शहर में ही हो सकती है। गांव में तो सब परिचित होते हैं। गांव में विवाह पूर्व यौन संबंध आप स्थापित नहीं कर सकते हो, आप लिव इन में नहीं रह सकते हो, शहर में रह सकते हो। तो शहर में सांस्कृतिक प्रदूषण की समस्या भी उभर कर सामने आई। ठीक है। पांचवा, इलेक्ट्रॉनिक कचरे की समस्या। ये भी एक समस्या है जिस पर कि सरकार लगातार ध्यान दे रही है। क्योंकि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है, ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी हुई चीजों को हम यूज कर रहे हैं, मशीनों को यूज कर रहे हैं और उसके वेस्टेज को जब फेंकते हैं तो यह एक नई समस्या बनकर उभरी है। ये भी हम 5 नंबर पे एक पॉइंट के रूप में दे देंगे। ठीक है। 6 नंबर लिखिए, नगरीय बेरोजगारी। नगरीय गरीबी एवं जीवन निर्वाह नगरीकरण की समस्या। नगरीय बेरोजगारी, नगरीय गरीबी एवं जीवन निर्वाह नगरीकरण की समस्या, एवं जीवन निर्वाह नगरीकरण की समस्या। क्लियर है? जीवन निर्वाह नगरीकरण की समस्या, क्योंकि जब 10 लाख की क्षमता है रोजगार की और 15 लाख लोग आ गए, डिमांड 10 लाख लोगों को नौकरी के लिए और 15 लाख लोग आ गए, तो मजदूरी की दर कम हो जाती है। न्यूनतम मजदूरी पे लोग काम करने लगते हैं, परिणामतः नगरीय गरीबी बढ़ती है। लोग बेरोजगार रहते हैं, परिणामतः नगरीय गरीबी बढ़ती है। मजदूरों का बाजार लगने लगता है। आप बहुत से नगरों में देखे होंगे, चौराहे पर सुबह सुबह ढेर सारे मजदूर 500 की संख्या में, 400 की संख्या में, जितना बड़ा शहर है, आके बैठ जाते हैं। हर चौराहे पर मजदूरों का बाजार लगता है। लोग गाड़ी से आते हैं, किसी को कारपेंटर चाहिए, किसी को पेंटिंग करवाना है, दीवार पेंटिंग करवाना है, किसी को साफ सफाई करवाना है, वो मजदूर वहां से उठाते हैं और ले जाते हैं। वहां पर जो बूढ़े कमजोर टाइप के मजदूर होते हैं उनको कोई नहीं उठाता है, वो बचे रह जाते हैं। 10 बजे दिन तक, 11 बजे दिन तक जब उनको कोई ले जाने वाला नहीं होता है, बेचारे उदास मन से अपने घर चले जाते हैं। सोचो, दिन भर की उनकी कमाई नहीं होती है तो उनके घर का खर्चा कैसे चलता होगा। नगरीय बेरोजगारी, नगरीय गरीबी और जीवन निर्वाह नगरीकरण की समस्या, इस पर पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं। 7 नंबर लिखिए, नगरीय भूमि की दुर्लभता। नगरीय भूमि की दुर्लभता।
नगर में जब 15 लाख 10 लाख की क्षमता से 15 लाख आएंगे तो भूमि दुर्लभ हो जाएगी, जमीन का दाम बढ़ जाएगा, किराया बढ़ जाएगा। जब जमीन का दाम बढ़ेगा, किराया बढ़ेगा, तो नगर के बाहर के गांव के जो लोग हैं, परिधि पर के जो लोग हैं, जिनका खेत है, वो सोचेंगे कि खेती से ज्यादा कमाई होगी यदि हम फ्लैट बनाकर किराए पर लगा दें। फिर क्या, कृषि भूमि पर आवास विकास का काम शुरू हो जाएगा, घर बनाने का काम शुरू हो जाएगा, लोगों का विस्तार परिधि की तरफ बढ़ेगा, जिससे खद्यान की समस्या उभर कर सामने आएगी, आई है। भारत में खाद्यान्न उत्पादन से जुड़ी समस्या आज ओवर अर्बनाइजेशन के परिणाम के रूप में उभरी है। इसलिए मैंने आपको दिखाया था कि जब भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम बनाया गया तो उसमें एक प्रावधान किया गया कि एक फसली भूमि और बहुफसली भूमि के एक अधिग्रहण को यथासंभव टाला जाए, बंजर भूमि का ही अधिग्रहण किया जाए, क्योंकि ये पूरे भारत के स्तर पर आज डिस्कशन के केंद्र में है। यही है बच्चा भारत में नगरीकरण की समस्या। हमारा टॉपिक है नगरीकरण की समस्या। हम इन समस्याओं के बारे में पूछा जाएगा तो हम सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं की चर्चा करेंगे जो नगरीय संस्कृति जनित समस्या है, और एक हमारा अति नगरीकरण जनित समस्याओं की चर्चा करेंगे जिसकी चर्चा मैंने कर दी है। अगर स्पेसिफिक पूछे कि भारत में नगरीकरण या शहरीकरण की सामाजिक समस्याओं की चर्चा कीजिए तो हम उस सामाजिक वाले पर फोकस्ड रहेंगे और बाद वाले को भी हम कॉमा सेमी कॉलम देके संक्षेप में उसमें डालने का प्रयास करेंगे। अगर ओवरऑल पूछे तो हम बताएंगे। अगर हमारा सवाल बनाए कि अति नगरीकरण क्या है, आप अति नगरीकरण या ओवर अर्बनाइजेशन का क्या तात्पर्य है और भारत में ओवर अर्बनाइजेशन ने किस तरह की समस्याओं को उत्पन्न किया है, उसकी चर्चा कीजिए और इन समस्याओं को दूर करने के लिए किए गए सरकारी प्रयासों की समीक्षा कीजिए या प्रयासों की समीक्षा कीजिए। क्लियर है? तो ओवरऑल पूछे, अलग अलग टुकड़े में पूछे तो हम लिखने की स्थिति में। चलिए आइए एक और डायमेंशन हम लोग बनाते हैं और ये डायमेंशन है भारत में नगरीकरण की समस्या के कारण। भारत में नगरीकरण की समस्या के कारण हमारे ख्याल से ये ई होगा ऑप्शन में, आप देख लीजिएगा ई है या एफ है, ये आप सुधार लीजिएगा। भारत में नगरीकरण की समस्या के कारण भारत में जो नगरीय समाज से जुड़ी हुई समस्याओं की चर्चा करी, इन समस्याओं का क्या कारण है? जब मैं समस्याओं की चर्चा कर रहा था बच्चा, तो हमने तो हेडिंग में ही कारण डाल दिया था। हमने हेडिंग में डाला था नगरीय संस्कृति जनित समस्याएं, मतलब जिन समस्याओं की चर्चा हम नीचे करने जा रहे हैं उसका कारण नगरीय संस्कृति है, अर्बन कल्चर है। और फिर हमने दूसरा स्मॉल बी में जो डाला वो क्या था? अति नगरीकरण जनित समस्याएं। और फिर हमने उसमें जो 7 पॉइंट समस्याओं पर चर्चा करी, उस समस्या का कारण भारत में अति नगरीकरण है, ओवर अर्बनाइजेशन। तो कारण तो हमने बता दिया। इसलिए यहां पर भी हम भारत में नगरीय समस्याओं का कारण की चर्चा करेंगे तो उन्हीं दोनों चीजों की चर्चा करेंगे। यानी भारत में नगरीय समस्याओं का कारण, भारत में नगरीय समाज में जो आज समस्याएं उभर कर सामने आई है, इसका क्या कारण है? तो नगरीय संस्कृति के कौन कौन से तत्व हैं? उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास, दिखावा में वृद्धि, जहां शो ऑफ ज्यादा होगा वहां कंपटीशन ज्यादा होगा, प्रतिस्पर्धा ज्यादा होगा, सब एक दूसरे को दिखाने का कंपटीशन करेंगे। ये आजकल बढ़ा है। सोशल मीडिया में आपने देखा होगा, फेसबुक पे आपने देखा होगा, मैंने आपको सोशल मीडिया की चर्चा भी करी, सोशल मीडिया का सामाजिक प्रभाव भी मैंने आपको दिखाया। शुरुआत में ही इस टॉपिक को मैंने पढ़ाया था। सोशल मीडिया का प्रभाव जब आप देखोगे, आप देखते हो फेसबुक में कहीं भी कोई जाता है, कोई जा रहा है एयरपोर्ट से एकदम हवाई जहाज के फोटो के साथ एक सेल्फी लिया, एक फोटो खींचा और फेसबुक पर कर दी।
अब उसके जानने वाले, उसकी सहेलियां बेचैन हो गई कि अरे वो सहेली हवाई जहाज से कहीं जा रही है, मैं भी डालूं। कंपटीशन में वो भी डालना शुरू कर देती है। दिखावा, दिखावा से प्रतिस्पर्धा बढ़ रहा है। वो भी किसी 5 स्टार होटल में लंच करते हुए, डिनर करते हुए एक सेल्फी लेती है और वो भी डाल देती है। दिखावा का आलम ये है बच्चा, और इस दिखावा को किस तरीके से सोशल मीडिया ने हवा दिया है, फैलाने का प्रयास किया है। हमारे घर में एक एग्जाम्पल, हमारी वाइफ ने एक साड़ी खरीदा था, ठीक है। महिलाओं में एक प्रवृत्ति होती है कि अगर किसी एक पार्टी में साड़ी पहन के चली गई तो फिर वहां के पार्टी में वो साड़ी पहन के जाने में कतराती है कि लोग कहेंगे कि इसके पास एक ही साड़ी है। सभी में होती है, मेरी पत्नी में भी थोड़ी बहुत थी। इससे जब भी वो साड़ी खरीदती थी और दिल्ली के किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में पहनकर जाती थी, तो फिर उस साड़ी को दिल्ली के किसी अन्य पार्टी या फंक्शन में पहनने से कतराती थी। हाँ, अगर झारखंड में, रांची में हमारे किसी रिश्तेदार के घर में शादी है तो वो वहां पर यूज कर लेती थी। पटना में अगर किसी रिश्तेदार के घर में शादी है, वो साड़ी वहां पर यूज कर लेती थी। बनारस में अगर हमारे किसी रिश्तेदार के घर में शादी है, वो साड़ी वहां पर वो यूज कर लेती थी। वो दिल्ली में दोबारा यूज नहीं करती थी, क्योंकि दिल्ली में लोगों ने देख लिया है, पार्टी में सारे लोग जानने वाले एकत्रित हुए हैं, सबने देखा कि वही ग्रीन कलर वाली साड़ी पहनी हुई है। अब दोबारा वही ग्रीन कलर वाली, तिबारा वही ग्रीन कलर वाली, तो लोग कहेंगे बाप रे बाप, इसके पास तो साड़ी ही नहीं है, ची 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 ची। ये है शो ऑफ। यहां नहीं पहनती थी। सोशल मीडिया ने और खतरा उत्पन्न कर दिया, क्योंकि उसने दिल्ली में एक पार्टी में, एक फंक्शन के लिए एक नई साड़ी खरीदी थी और उसको रांची में जाना था एक शादी में। तो रांची के लिए जब अलग से साड़ी खरीदने की बात आई तो मैंने कहा अभी तो साड़ी तुम खरीदी हो नया वाला, कौन देखा है रांची में, वहां जाकर के इसको पहन लेना, क्या फर्क पड़ता है। बोली नहीं, जब दिल्ली में पहने थे तो उसका फोटो खींच के फेसबुक पर डाल दिया। अब फेसबुक वाले तो उस साड़ी को देख चुके होंगे, सारे हमारे जानने वाले लोग, वही ग्रीन कलर वाली साड़ी दो फेसबुक पे है, तो फिर रांची में भी अब उसको हम नहीं पहन सकते हैं। ये सोशल मीडिया का प्रभाव मैंने दिखाया था कि इसने भी एक परोक्ष प्रतिस्पर्धा को उत्पन्न किया, और कहीं ना कहीं इसके पीछे दिखावापन है। तो दिखावापन भी नगरीय संस्कृति का एक पक्ष है, जिसने कई तरह की समस्याओं को उत्पन्न किया है, प्रतिस्पर्धा, तनाव, कुंठा आदि आदि। नगरीय संस्कृति का एक पाठ है व्यक्तिवादिता, यह भी एक कारण है। अति नगरीकरण, तो जनसंख्या विस्फोट और ग्रामीण नगरीय प्रवास। अति नगरीकरण का कारण हम दो चीज मान रहे हैं, एक तो स्वाभाविक तौर पर जनसंख्या में वृद्धि हुई, राइट, इससे नगरों की आबादी तेजी से बढ़ी। दूसरा, गांव और नगर के बीच विकास में असंतुलन के कारण गांव से तेजी से लोग शहर की ओर आ गए, ग्रामीण नगरीय प्रवास बढ़ा, इससे भी ओवर अर्बनाइजेशन हुआ। ओवर अर्बनाइजेशन जनित समस्या में कारण तो ओवर अर्बनाइजेशन हो ही गया, उसके पीछे के दो स्टेप में हमने डाल दिया है कि जनसंख्या विस्फोट और ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण उत्पन्न अति नगरीकरण, यह भी एक कारण है, जो अति नगरीकरण जनित समस्याओं का कारण है। भारत में नगरीकरण की जिन समस्याओं की हमने चर्चा करी, उसमें एक पहलू और कारण की चर्चा हम कर सकते हैं। भारत में नागरिक संस्कृति का अभाव है, क्योंकि अभी आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार उतना ज्यादा नहीं हुआ है, तो एक सिविक कल्चर डेवलप नहीं हुआ है, एक सिविक सेंस डेवलप नहीं हुआ है। हम शहरों में अगर कहीं भी दीवार पर भींगा हुआ देख लिए तो वहां पक्का है टॉयलेट वहीं करेंगे, क्योंकि भींगा हुआ है, किसी ने किया है, हम भी वहीं करते हैं। अब इसके लिए दो चीज है, एक तो हमारे पास लैक ऑफ सिविक सेंस है, दूसरा यह है कि हर जगह पर पब्लिक टॉयलेट का अभाव है जो साफ सुथरा हो। थैंक्स टू बिंदेश्वरी पाठक फ्रॉम पटना, इन्होंने एक मूवमेंट छेड़ा, इसको एक्शन सोशियोलॉजी, और इसने भारत के एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम को उठाया
वो बेसिक प्रॉब्लम था कि जब भीड़ भाड़ में शहरों में आपको टॉयलेट लग जाता है तो एक व्यक्ति कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है, उसका पूरा चेहरे का एक्सप्रेशन खराब हो जाता है। जोर से टॉयलेट लगा हुआ है और कोई जगह नहीं है वहां टॉयलेट करने के लिए। और उसके पहले हमारे सरकारी जो टॉयलेट हुआ करते थे बच्चा, वो इतने गंदे होते थे कि उसमें अंदर तक घुसने में हिम्मत नहीं होती थी, पॉपुलेशन ज्यादा है। वैसे कंडीशन में बताओ टॉयलेट लग जाए, नलका है, पानी नहीं है, तो लगता था कि जिंदगी का सब सुख चला गया, इससे बड़ा दुख दर्द अब कुछ भी नहीं है। परेशान हो, चेहरे पे तनाव है, अब क्या करें, कहां जाएं, कैसे मैनेज करें। अचानक आपको कहीं कोई टॉयलेट दिखाई देता है, आप फिर कुछ नहीं देखते हो, सीधे जाके उसमें बैठ जाते हो। पानी है कि नहीं है, पहले 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 टॉयलेट करें। टॉयलेट करने के बाद दिमाग खुलता है कि रिलीफ तो मिली, लेकिन पानी नहीं है, क्या किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए। तो नो डाउट एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम थी हमारे समाज की, खास करके नगरीय समाज की समस्या थी। गांव में तो लोटा लेके चले गए कहीं भी खेतों में, शहर में नहीं जा सकते हो, बाजार में नहीं जा सकते हो। बिंदेश्वर पाठक ने इस बेसिक प्रॉब्लम को उठाया और उन्होंने सुलभ शौचालय का कंसेप्ट लेकर के आए। सुलभ इंटरनेशनल या सुलभ कॉम्प्लेक्स आपने देखा होगा कई जगहों पर शहर में है, और ये इतना हिट हुआ बच्चा कि हमारे सोशियोलॉजी में एक धारा एक्शन सोशियोलॉजी के रूप में इंडिया में एक्शन सोशियोलॉजिस्ट में वो गिने गए, और 37 देशों में सुलभ इंटरनेशनल का प्रोजेक्ट उनको मिला, और 37 देशों में उन्होंने इस बेसिक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया। 1 रुपया दीजिए और आराम से जाइए, उस 1 रुपया में साफ सफाई मैनेजमेंट सारा का सारा होगा। तो दोनों चीजें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी रही है, टॉयलेट की भी कमी रही है, और सिविक सेंस भी हमारे पास नहीं। मौका देखते ही हम रेड लाइट को क्रॉस कर जाते हैं। हमें नहीं है कि रेड लाइट है तो रुके रहे, ग्रीन लाइट होगा तभी जाएंगे। कोई भी जिब्रा क्रॉसिंग हो, लाइन दिया हुआ हो, नहीं, कहीं भी कहीं घुसा दिए। रिक्शा वाला, ऑटो वाला तो फिर कुछ नहीं, मौका मिलते ही कहीं भी घुस गए। ये भी कहीं ना कहीं हमारे नगरों की समस्याओं के लिए एक जिम्मेदार कारक है। तो हम एक नागरिक संस्कृति का अभाव भी एक कारण के रूप में आइडेंटिफाई करेंगे। फिर हम एक कारण मान सकते हैं हमारे पास ऐसे नहीं है, वित्त का अभाव है, जिसके चलते सरकार नगरों की इन समस्याओं को दूर करने में कठिनाई महसूस करी है। बहुत सारा पैसा होता तो हम नगर में इतने लोगों के लिए घर बनवा करके सस्ते किराए पर सब्सिडाइज रेट पर दे देते, आवास की समस्या खत्म हो जाती, हर जगह पर हम टॉयलेट फैसिलिटी दे देते, सारी समस्याएं खत्म हो जाती। लेकिन वित्त का अभाव एक कारण है जो इन समस्याओं की निरंतरता के लिए जिम्मेदार है। और चलो थोड़ा बहुत वित्त है और उससे हम कोई नगरीय विकास संबंधी प्रोग्राम बनाते हैं तो भ्रष्टाचार, विकास कार्यक्रमों का राजनीतिकरण, भ्रष्टाचारी खा जाते हैं। और कुछ तो विकास कार्यक्रमों के राजनीतिकरण का शिकार हो जाता है, क्योंकि कोई भी भारत में डेवलपमेंट प्रोग्राम का पॉलिटिकलाइजेशन भारतीय विकास योजनाओं का एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है, घटना है, लक्षण है। हर सरकार का ख्वाहिश होता है कि लाल किला से जब झंडा फहराए हर प्रधानमंत्री सोचता है तो 10-20 योजनाओं की घोषणा करे। अब ऑलरेडी उस मद में योजना चल रही है, बट उसी समस्या के समाधान के लिए, आवास की समस्या समाधान के लिए ऑलरेडी योजनाएं चल रही थी, लेकिन नई सरकार आई तो कुछ नया नाम से योजना होनी चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना, भारत में नगरीय विकास के लिए ऑलरेडी योजना चल रही थी, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिनोवेशन मिशन, NJNNURM, जवाहरलाल नेहरू के नाम पे योजना। नई सरकार आई, उसने उस योजना को खत्म किया, उसकी जगह पर 2 योजना ले आई, अमृत मिशन और स्मार्ट सिटी मिशन। रूरल अर्बन माइग्रेशन को रोकने के लिए और एक योजना चल रही थी, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, पूरा जिसको कलाम साहब ने शुरू किया था, उन्हीं के कंसेप्ट पे शुरू किया गया था। नई सरकार आई तो उसकी जगह पर इन्होंने शुरू कर दिया श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन। तो जब हम किसी सरकारी
विकास योजनाओं को राजनीतिक लाभ के लिए यूज करने लगते हैं तो उसका जो आउटपुट है वो कम हो जाता है। भारत में भी हुआ है। और एक कारण हम और दे सकते हैं कि भारत में अर्बन डेवलपमेंट पर कोई नेशनल पॉलिसी नहीं रही है एक लंबे समय से। ये भी कारण है कहीं ना कहीं नगरीय समस्याओं की। तो हम कुछ 6-7 कारणों की चर्चा कर देते हैं बच्चा, क्योंकि इन कारणों पर भी अगर पूछ दे भारत में नगरीय समस्याओं की चर्चा कीजिए, इसके लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी, उन परिस्थितियों उन कारणों की पहचान कीजिए जिन्होंने हाल के वर्षों में भारत में नगरीय समस्याओं को जन्म दिया है। तो हम इसमें कुछ कारणों को लिखेंगे, ये 7 कारणों को पॉइंट में लिखेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि हर पॉइंट पे आप 15 शब्दों में एक वाक्य जरूर बना दोगे। अगर हमारे पास 6-7 पॉइंट है तो हमारे पास 80-90 शब्द 100 शब्द कारण पे मैटर रहेगा, कंटेंट रहेगा। इससे ज्यादा कभी भी 200 शब्दों में या 150 शब्दों में केवल कारण नहीं पूछेगा, 2 डायमेंशन को क्लब करके ही आपसे सवाल पूछा जाएगा। डन। तो चलिए आपने हेडिंग देखे, नीचे की तरफ एरो दीजिए। पहला, उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास एवं दिखावा में वृद्धि। उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास एवं दिखावा में वृद्धि। सेकेंड पॉइंट, व्यक्तिवादिता एवं तीव्र प्रतिस्पर्धा। व्यक्तिवादिता एवं तीव्र प्रतिस्पर्धा। व्यक्तिवादिता एवं तीव्र प्रतिस्पर्धा। व्यक्तिवादिता एवं तीव्र प्रतिस्पर्धा। तीसरा, जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट एवं तीव्र ग्रामीण नगरीय प्रवास। जनसंख्या विस्फोट एवं तीव्र ग्रामीण नगरीय प्रवास। डैश, फलतः अति नगरीकरण। फलतः अति नगरीकरण, ओवर अर्बनाइजेशन। चौथा पॉइंट, नगरीय क्षेत्र में नागरिक संस्कृति का अभाव। नगरीय क्षेत्र में नागरिक संस्कृति का अभाव। पांचवा, नगरीकरण पर राष्ट्रीय नीति का अभाव। पांचवा, नगरीकरण पर राष्ट्रीय नीति का अभाव। छठा, राज्य के पास वित्त का अभाव। राज्य के पास वित्त का अभाव। और 7 नंबर, भ्रष्टाचार एवं विकास कार्यक्रमों का राजनीतिकरण। भ्रष्टाचार एवं विकास कार्यक्रमों का राजनीतिकरण। भ्रष्टाचार एवं विकास कार्यक्रमों का राजनीतिकरण। क्लियर है बच्चा? हम लोगों ने अभी तक 2 डायमेंशन कर लिया। एक
सिलेबस में है शहरीकरण या नगरीकरण, समस्याएं, प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज, और उनका समाधान। नगरीकरण हमने कर लिया, समस्याएं भी कर लिया, समस्या का कारण भी कर लिया, राइट। अब समाधान करना बाकी है, और समाधान करने के पहले हम कुछ संभावित प्रश्नों पे चर्चा करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एक हेडिंग डालिए और इसको लिख लीजिए, थोड़ा है, ज्यादा नहीं है। संभावित प्रश्न पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। संभावित प्रश्न, ठीक है, हेडिंग डालिए संभावित प्रश्न, और इसके नीचे लिखिए पीडीएफ नोट्स। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चा, तो इसके लिए हमको लिखवाने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ नोट्स, चलिए देखते हैं इससे क्या सवाल अभी तक पूछा गया है। पहला सवाल है आपका, जनगणना द्वारा दी गई नगरीय क्षेत्र की परिभाषा को स्पष्ट कीजिए। जनगणना द्वारा दी गई नगरीय क्षेत्र की परिभाषा को स्पष्ट कीजिए। यूपीएससी में 1997 में सवाल पूछा गया है, 2000 में सवाल पूछा गया है, और 2002 में सवाल पूछा गया। सेंसस में अर्बन एरिया का क्या डिफिनीशन है, हम लोग कर सकते हैं, कर चुके हैं और आराम से कर लेंगे। क्लियर। अब आइए एक दूसरा सवाल देखिए, भारत के बृहद नगरों का नाम बताइए और उनकी विशिष्ट समस्याओं का विवरण दीजिए। 2011 में बच्चा मेगा सिटी को कॉन्सेप्ट को अपनाया गया, बट उसके पहले ही कुछ ऐसे शहर थे बड़े बड़े जिनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया जा रहा था। इसलिए जब भी बृहद नगरों का नाम बताया जाएगा तो मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, ये 4 शहर बड़े नगरों में गिने जाते थे। और 1999 में सवाल पूछा गया, इन 4 शहरों का नाम बताना है, और उस समय सवाल कम शब्दों का होता था और उनकी विशिष्ट समस्याओं का विवरण देना है। तो दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई में जो नगरों की समस्या थी उनकी समस्याओं की चर्चा करनी है, और सभी नगरों की समस्या ऑलमोस्ट एक ही थी। सभी नगरों की समस्या एक ही थी बच्चा। हर जगह गंदी बस्तियां हैं, स्लम्स है, हर जगह आवास की समस्या है, हर जगह बिजली पानी की समस्या है। इस प्रश्न का उत्तर भी हम आराम से देते हैं यदि पूछा जाता है भारत में मेगा सिटी का नाम बताइए, और इन मेगा सिटी में विद्यमान समस्याओं का विवरण दीजिए। तो शहरों में जो विद्यमान समस्याएं हैं उन समस्याओं का विवरण हम दे देंगे। तो इस प्रश्न को करना भी हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। 2009 में यूपीएससी में एक सवाल पूछा गया, भारत में राज्यों के बीच नगरीकरण की स्थिति का परीक्षण कीजिए और स्थानीय असमानता पर प्रकाश डालिए। अब यहां पर आंकड़े हमने बताया था कि जब मैं भारत में नगरीकरण का पैटर्न समझा रहा था, आपको लक्षण की चर्चा में कर रहा था, तो मैंने वहां पर बताया था कि भारत में नगरीकरण असमान है। कुछ राज्यों में नगरीकरण ज्यादा हुआ है तो कुछ राज्यों में कम हुआ है। गोवा में नगरीकरण ज्यादा हुआ है तो बिहार में बहुत कम हुआ है, उड़ीसा में बहुत कम हुआ है, असम में बहुत कम हुआ है। यानी नगरीकरण में राज्यों में असमानता है। भारत में राज्यों के बीच नगरीकरण की स्थिति का परीक्षण कीजिए, वो आपको दर्शाना। आंकड़े रहेंगे तो बेहतर तरीके से हम दर्शा पाएंगे। वैसे भी प्रीलिम्स के लिए मैंने कहा था कि इस आंकड़ों को याद रखना जरूरी है, पूछा करता है। और स्थानीय असमानता पर प्रकाश डालिए कि स्थानीय असमानता क्यों है। जिन राज्यों में विकास की गति तीव्र है वहां पर नगरीकरण ज्यादा हुआ है बच्चा। जिन राज्यों में इन्वेस्टमेंट ज्यादा है वहां नगरीकरण ज्यादा हुआ है। लेकिन जो बीमारू राज्य है वहां नगरीकरण कम हुआ है, और वहां की आबादी दूसरे राज्यों के नगरों में माइग्रेट कर गई। रूरल अर्बन माइग्रेशन में बिहार से लोग दिल्ली की तरफ भागे हैं, मुंबई की तरफ भागे हैं, सूरत की तरफ भागे।
ये आपको दर्शाना है। और ये 50 शब्दों का आंसर है, तो मुझे लगता है आराम से 50 शब्दों में आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। 2013 के पहले 50 शब्दों में जीएस में सवाल पूछे जाते थे बच्चा। 2013 में जब सिलेबस चेंज हुआ तो सारे के सारे सवाल जो ऑप्शनल के सवाल हैं उसके समकक्ष हमारे जीएस के सवाल और जीएस के सवाल का पैटर्न आ गया। 2013 का सवाल यानी नए सिलेबस बनने के बाद जो सवाल है, पहला सवाल है, भारत में तीव्र शहरीकरण की प्रक्रिया ने जिन सामाजिक समस्याओं को जन्म दिया है उनकी विवेचना कीजिए। आराम से कर लेंगे। भारत में तीव्र शहरीकरण की प्रक्रिया ने जिन सामाजिक समस्याओं को जन्म दिया है उनकी विवेचना कीजिए। 2013 कर लेंगे। इसके बाद दोनों सेक्शन से कुछ और संभावित प्रश्न, क्योंकि कुछ और प्रश्न है जो क्लब है पूछे गए प्रश्न, वो मैं बाद में आगे चर्चा करूंगा जब मैं समाधान बता दूंगा, पढ़ा दूंगा। बट कुछ जो प्रश्न है जो बन सकते हैं वो मैं आपके आगे दिखा रहा हूं। शहरीकरण से आप क्या समझते हैं? शहरीकरण से आप क्या समझते हैं? यह सामाजिक सांस्कृतिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है? भारत में कुछ प्रमुख नगरों का उदाहरण देते हुए उत्तर दीजिए। इसमें दो डायमेंशन है, क्वेश्चन की दो डिमांड है। एक डिमांड है व्हाट इज अर्बनाइजेशन, बड़ा क्लियर है, और ये हेड ऑफ क्वेश्चन है, यानी इस पर ज्यादा शब्द हमें नहीं देना। मेन क्वेश्चन है कि अर्बनाइजेशन का सामाजिक प्रभाव क्या है। हम लोग पढ़ चुके हैं नगरीकरण का सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव, यह सामाजिक सांस्कृतिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है। भारत में कुछ प्रमुख नगरों का उदाहरण देते हुए उत्तर दीजिए। तो भारत में हम मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े नगरों का, मेट्रोपोलिस का उदाहरण देते हुए हम भारत में इसने सामाजिक सांस्कृतिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया है ये हमें दिखाना है। इंडिया के कंटेस्ट में इस प्रश्न का उत्तर दे देना है। अगर प्रश्न पूछता है कि नगरीकरण के कारणों की चर्चा कीजिए, नगरीकरण क्या है और इसके लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी होते हैं, भारत के उदाहरण देते हुए बताइए। इसका मतलब है कि भारत में नगरीकरण का कारण पूछना, इसका मतलब है कि भारत में नगरीकरण का कारण पूछना। उसी तरह से हम भारत का उदाहरण देते हुए भारत में नगरीकरण ने हमारे सामाजिक सांस्कृतिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया है इसको दर्शाना। अगला सवाल है हमारा, भारतीय नगरीकरण अति नगरीकरण की स्थिति को परिलक्षित करता है। भारतीय नगरीकरण अति नगरीकरण की स्थिति को परिलक्षित करता है। भारत में जो अर्बनाइजेशन है उसका मेन कैरेक्टर है ओवर अर्बनाइजेशन। भारत में जो अर्बनाइजेशन हुआ है वो ओवर अर्बनाइजेशन के रूप में हुआ है। पहला लाइन नहीं है। फिर प्रश्न शुरू हो रहा है, इससे उत्पन्न समस्याओं पर प्रकाश डाले। इससे उत्पन्न प्रश्न यहां से है बच्चा, ये ऊपर वाला प्रश्न नहीं है, बस ऊपर वाला सिंपल इंफॉर्मेशन है। इससे उत्पन्न समस्याओं पर प्रकाश डाले, मतलब प्रश्न कह रहा है कि अति नगरीकरण जनित समस्याओं की चर्चा कीजिए। अति नगरीकरण जनित समस्याओं की चर्चा कीजिए और इन्हें दूर करने के उपाय सुझाइए। सुझाव तो कारण को दूर कर देंगे, हो जाएगा सुझाव। सुझाव की चर्चा हम करेंगे जब हम किए गए सरकार के प्रयास बताएंगे। हम बताएंगे कि भारत में नगरीय समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने क्या क्या किया है, क्या कर रही है। फिर किए गए प्रयासों की जब समीक्षा करेंगे तो कहेंगे कि निश्चित तौर पर सरकार के इन प्रयासों से नगरीय समस्याओं का समाधान काफी तौर पर हुआ है, बट अभी भी अपेक्षित लक्ष्य से दूर है। मतलब आज भी भारत के नगरों में समस्याएं विद्यमान है। और फिर हम बताएंगे कि निम्न सुझावों पर अमल करके इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। तो वो वाला सुझाव यहां लाते, वो वाला सुझाव हम यहां पर लाते, इन्हें दूर करने के लिए उपयुक्त उपाय सुझाए। ठीक है। एक और डायमेंशन जो नगरीकरण का जो हमारा लक्षण है इंडिया में, वहीं से हम अलग अलग सवाल बना रहे हैं। आपका एक और सवाल हमारा बन सकता है, देखिए, जहां वैश्विक नगरीकरण, दुनिया में नगरीकरण स्वाभाविक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम है। जहां वैश्विक नगरीकरण स्वाभाविक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम है, वहीं भारतीय नगरीकरण का एक प्रमुख घटक
वहीं भारतीय नगरीकरण का एक प्रमुख कारण ग्रामीण नगरीय प्रवास है। मतलब हम इंडिया में अर्बनाइजेशन के लक्षण की चर्चा करें, पैटर्न की चर्चा करें, तो एक प्रमुख पैटर्न है कि नगरों की आबादी बढ़ने से नगरीकरण कम और नगर और गांव के विकास में असंतुलन के परिणाम स्वरूप गांव से नगर की ओर आने वाले लोगों की संख्या में जो वृद्धि हुई, रूरल अर्बन माइग्रेशन जो हुआ, इसने भारत में नगरीकरण को के लिए प्रमुख उत्तरदायी कारक रहा। इसने तो भारत में अति नगरीकरण की समस्या को उत्पन्न कर दिया, कुछ ज्यादा ही शहर पर लोगों का बोझ बढ़ा दिया। तो जहां वैश्विक नगरीकरण स्वाभाविक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम, मैंने कहा था 60%, वहीं भारतीय नगरीकरण का एक प्रमुख घटक या कारण नगरीय प्रवास है, ग्रामीण नगरीय प्रवास है, जिसने गांव एवं शहर दोनों में दोहरे परिणामों को उत्पन्न किया है। देखिए, ये मैंने आपको चर्चा नहीं किया है, लेकिन एक सवाल है जो एक जगह पूछा गया था, जिसने गांव और शहर दोनों में दोहरे परिणामों को उत्पन्न किया है, चर्चा कीजिए। लेकिन ये सवाल हम कहीं एक जगह बताएंगे। हम डेमोग्राफी जब पढ़ाएंगे तो वहां पर हम माइग्रेशन के टॉपिक को पढ़ाएंगे, रूरल अर्बन माइग्रेशन एक सेपरेट टॉपिक। और जब हम रूरल अर्बन माइग्रेशन पढ़ेंगे बच्चा, यहां पर भी हम पढ़ सकते हैं, तो रूरल अर्बन माइग्रेशन के परिणाम हमारा एक डायमेंशन होगा, और परिणाम में शहर पर इसका क्या परिणाम। तो गांव से तेजी से जब लोग शहर में आए हैं बच्चा, तो शहर के विकास में इनकी बहुत बड़ी भागीदारी है। शहर में सड़कों का निर्माण तेज हुआ, शहर में बड़े बड़े 10-10 मंजिला 30-30 मंजिला बिल्डिंग बना। मुंबई वगैरह में जाकर के देखो, ये बिल्डिंग कहां कौन लोग बनाते हैं, केवल इंजीनियर बनाते हैं या मैनुअल वर्कर भी बनाते हैं, लेबर भी बनाते हैं, लेबर भी बनाते हैं। ये लेबर वही हैं जो बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश के गांवों से शहर की ओर माइग्रेट किए हैं। तो रूरल अर्बन माइग्रेशन ने कहीं ना कहीं शहर के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान दिया है। रूरल अर्बन माइग्रेशन में खास करके लेबर माइग्रेशन पर एक सवाल पूछा गया है। सिंगल माइग्रेशन रहा है, पत्नी बच्चे को गांव में छोड़ दिया और अकेले चले गए शहर में। इससे वहां के लिंगानुपात को इन्होंने प्रभावित किया। अपनी यौन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वहां पर अनैतिक यौन संबंधों को बढ़ाने में खास करके एक स्टडी है भारत में, दिल्ली में रेड लाइट एरिया में जाने वाले वही सिंगल माइग्रेंट लोग हैं जो अपनी पत्नी को गांव में छोड़ करके दिल्ली में अकेले रहते हैं। टोटल विजिटर्स इन रेड लाइट एरिया वेश्यावृत्ति के लिए सिंगल माइग्रेंट पीपुल का प्रतिशत ज्यादा रहा है। यह भी एक परिणाम है। गांव में भी इसका प्रभाव है। यहां से पैसा लेकर गए तो गांव में पक्का का घर बना लिया। तो रूरल डेवलपमेंट में भी रूरल अर्बन माइग्रेशन का कंट्रीब्यूशन है। गांव में जमीन खरीद लिया, गांव की स्थिति को सुधार में इनका कंट्रीब्यूशन है। साथ साथ गांव के सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं पर भी इसका प्रभाव है। इसने गांव में लिंगानुपात को कम कर दिया, मतलब बढ़ा दिया। उनके सिंगल आ गए तो महिलाएं वही रह गई, महिलाएं वही रह गई तो गांव में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1300-1400 हो गई। भले हमारे यहां सेंसस में गिनती कर लिया गया गांव में ही आपका पॉपुलेशन, लेकिन आप दिल्ली में रह रहे हो, दिल्ली में मजदूरी कर रहे हो, तो आंकड़े भले ना दिखाएं, बट अगर हम व्यवहारिक रूप से देखेंगे ये बदलाव आया है। तो वहां पर हम रूरल अर्बन माइग्रेशन के सामाजिक परिणामों को देखेंगे और निश्चित तौर पर इसने दोहरे परिणामों को उत्पन्न किया है। मतलब गांव में भी कुछ इसके परिणाम आए हैं तो शहर में भी इसके कुछ परिणाम आए। इस तरह का सवाल पूछा गया। ठीक है बच्चा, ये है आपका नगरीकरण और नगरीय समस्या। डन। आज हमारे क्लास का ड्यूरेशन थोड़ा कम होगा। अब नगरीय समस्याओं से हम 2 टॉपिक और निकाल सकते हैं। हम समझा देंगे, ब्रीफ कर देंगे और हम पीडीएफ दे देंगे। 2 टॉपिक क्या है? जब हम नगरीय समस्याओं को पढ़ रहे थे, इन समस्याओं में से एक प्रमुख समस्या थी अति नगरीकरण की समस्या। ये अपने आप में एक टॉपिक है जहां से सवाल बन सकता है। और मुझे नहीं लगता है कि अति नगरीकरण की समस्या का कंसेप्ट आपके दिमाग में नहीं है। लगभग विभिन्न जगहों पर मैंने उसके बारे में अच्छा से आपको कम्युनिकेट कर दिया, बट एक बार और कम्युनिकेट करेंगे और एक प्रॉपर टॉपिक के रूप में हम इसको पढ़ेंगे। दूसरा, समस्या से हम एक और टॉपिक निकाल सकते हैं बच्चा, वो है स्लम्स, भारत में गंदी बस्ती की समस्या। मैंने आपको दिखाया था
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि यूपी में अभी हाल ही में गंदी बस्ती पर, स्लम्स पर सवाल पूछा है। स्लम्स अगर आप क्लियर हो जाओगे ना तो आवास की समस्या पर भी सवाल पूछ दे। आवास की समस्या, शहरों में आवास की समस्या को दर्शाइए और सबके लिए आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना इस दिशा में कितना कारगर हो रहा है, आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। ऐसे कोरिलेट करके 2 डायमेंशन पर सवाल बन सकता है। तो समस्या पर 2 सेपरेट टॉपिक हम लोग एक बार बना करके पढ़ लेंगे बच्चा। नगरीकरण पर कोई टॉपिक बनेगा कि नहीं बनेगा, सेपरेट टॉपिक। तो नगरीकरण पर एक और टॉपिक हम बनाएंगे और वो टॉपिक है जो आपके सामने स्क्रीन पर है। तो फ्रेश पेज पे जाइए और इस टॉपिक के बारे में लिखिए। फ्रेश पेज पे जाइए और इस टॉपिक के बारे में लिखिए, भारत में मॉल कल्चर, जो हाल में भारत के शहरों की विशेषता है। गांव में तो मॉल होता नहीं है। तो हाल में भारत में जो शहरों की विशेषता है, हाल में भारत में जो शहरी समाज की विशेषता है, हाल में जो भारत में शहरीकरण की विशेषता है, नगरीकरण की विशेषता है, वो है दनादन। दनादन हर शहर में, अब छोटे शहरों में भी आ रहा है मॉल का निर्माण। मॉल 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 एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होता है, यही है ना मॉल, यही हम जानते हैं मॉल के बारे में, जहां पर केंद्रीकृत सेंट्रलाइज बाजार व्यवस्था होती है। यानी एक ही बिल्डिंग के अंदर बहुत सारी चीजों की दुकानें होती है। लेकिन इस तरह का बाजार तो पहले भी था। पहले लोग मार्केट बनाते थे ना, बाजार, सड़कों से एक गली में घुस गए तो दोनों तरफ लोगों ने किराए पर बना बना करके किराया दे दिया है एक ही जगह पर। यहां पर एक और शब्द डालना होगा कि मॉल एक प्रकार का केंद्रीकृत बाजार व्यवस्था है, जहां एक ही जगह पर ढेर सारी दुकानें होती है, साथ ही आरामदेह, ग्लैमरस, चकाचौंध वाली, जहां जाने के बाद आपको अच्छा लगे। सामान खरीदो या ना खरीदो, मन करता है कि चलो एक बार मॉल घूम के आते। और वहां पर केवल वस्तुओं की दुकानें ही नहीं बल्कि बाकी जरूरतों को भी ध्यान में रखा जाता है। अपना आराम से ट्रॉली लिए और किसी भी दुकान से सामान खरीद के ट्रॉली पर लादे और गाड़ी तक लेकर चले गए। उसी के अंदर में नीचे बेसमेंट में पार्किंग बना दिया जाता है। उसके टॉप फ्लोर पर फूड कोर्ट होता है, जहां ढेर सारे लोगों के खाने की व्यवस्था होती है। उसी में सिनेमा हॉल भी होता है, मल्टीप्लेक्स भी होता है, कि जो व्यक्ति गया उसके लिए केवल अब सामान खरीदने के लिए दुकान ही वहां नहीं है, उनके मनोरंजन के लिए बहुत सारी चीजें हैं। वो चीजें उन्हें खींचेगी और वो अपने घर से अपने बगल के दुकान में न जाकर मॉल में जाकर के अपने वस्तुओं की खरीदारी करेगा। ये है मॉल कल्चर, मॉल। और जब हम मॉल कल्चर की बात करते हैं, मॉल संस्कृति की बात करते हैं, तो आपके दिमाग में है, आप मॉल गए होंगे, आपने वहां देखा होगा। मॉल संस्कृति मतलब पश्चिमी संस्कृति। वहां एक से एक ब्रांड वाली दुकानें होती है और खास करके मल्टीनेशनल कंपनियों के ब्रांड, क्योंकि जब से 1991 के बाद की विशेषता है शहरों में, उसके पहले मॉल नहीं होता था। जहां मल्टी ब्रांड स्टोर है, एक ही बड़े दुकानों में कई प्रोडक्ट बिक रहे हैं। एक दुकान में घुस गए, लाइफ स्टाइल में घुस गए, बिग बाजार में घुस गए, तो शर्ट से लेकर के सब्जी तक अवेलेबल है ना, जूता से लेकर ब्रीफकेस तक अवेलेबल है, क्रॉकरी से लेकर के पलंग तक अवेलेबल है। कई ऐसे हैं जहां कई ब्रांड की चीजें एक जगह है। पेंटालून में चले गए, लाइफ स्टाइल में चले गए, ये सब मल्टी ब्रांड स्टोर है। इसमें सारी चीजें एक जगह मिल रही है और बड़ी ग्लैमरस तरीके से उसको सजाया गया है। मॉल की सजावट भी ग्लैमरस है। उसमें घुसते ही पश्चिमी संस्कृति का आभास दिखने लगता है, लगने लगता है। फूड कोर्ट में जाओगे तो बर्गर, पिज्जा, ढेर सारे
बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रोडक्ट वहां लगे हुए हैं। इसलिए जब हम मॉल कल्चर की बात करते हैं, मॉल कल्चर मतलब वेस्टर्न कल्चर, मॉल कल्चर मतलब वेस्टर्न कल्चर का अंधानुकरण वाला। उसमें डिस्को भी होता है, जींस टॉप, बड़े बड़े ब्रांड की वस्तुएं होती है, और व्यक्ति अपने जीवन शैली के रूप में उनके उपयोग को प्राथमिकता देता है। इन्हीं सब चीजों को मॉल कल्चर कहा जाता है। मॉल में घुसते ही हमारी व्यक्ति की महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है। इतनी महंगी महंगी चीजें, एक से एक चीजें, एक से एक ब्रांड, इतना शानदार प्रेजेंटेशन। किसी भी दुकान में गए, मुस्कुराती हुई लड़कियां, खूबसूरत लड़कियां, सुंदर लड़कियां, सुंदर ड्रेस में आकर के आपको वेलकम करती है, क्या लेना है, आपको एक एक चीज दिखाती है, अंग्रेजी में आपसे बात करती है। स्मार्ट लड़के सेल्स बॉय के रूप में, सेल्स गर्ल के रूप में आपको सर्विसेज देते हैं, सामान को दिखाते हैं, बेचते हैं। ये सारी चीजें आपको एक ग्लैमरस की दुनिया में लेकर चली जाती है। निश्चित तौर पर ये मॉल कल्चर कहीं ना कहीं आपकी महत्वाकांक्षा को बढ़ाती है। ये मॉल कल्चर कहीं ना कहीं वस्तुओं को खरीदने की बेचैनी बढ़ा देती है। हम कहे तो कंज्यूमरिज्म को बढ़ाती है, उपभोक्तावाद को बढ़ाती है, उपभोग की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो जब उपभोग की प्रवृत्ति बढ़ती है तो आप इन चीजों को खरीदने के लिए बेचैन हो जाते हो, आप प्रयास लगाते हो, ऊपर उठते हो, आपकी सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि होती है। नहीं खरीद पाते हो तो तनाव, कुंठा भी बढ़ता है। तो मॉल कल्चर को हम इसी कंटेस्ट में देखने का प्रयास करेंगे। और आजकल नगरीकरण से संबंधित जब टॉपिक की हम बात करते हैं तो मॉल कल्चर एक चर्चित टॉपिक है और कभी भी आपके साथ आपके एग्जामिनेशन में टकरा सकता है। इसलिए हम लोग इसकी एक बार चर्चा संक्षेप में कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसके जो डायमेंशन बनाएंगे, इस डायमेंशन में लिखो नहीं, बस केवल समझ लो। मॉल कल्चर के हम 4 डायमेंशन बना रहे हैं। एक, मॉल कल्चर का क्या अर्थ है, ये देख लेंगे। फिर हम देखेंगे कि मॉल कल्चर का बाजार व्यवस्था पर क्या प्रभाव है, क्योंकि मॉल कल्चर ने जो हमारा ट्रेडिशनल मार्केट सिस्टम है उसको भी प्रभावित किया। ट्रेडिशनल जूस की जगह कोका कोला को लाके खड़ा कर दिया, पिज्जा बर्गर को ला करके खड़ा कर दिया। जो हमारी बेसिक ड्रेसेस हुआ करती थी उसकी जगह पर पश्चिमी जीवन शैली को ला करके खड़ा कर दिया। यही नहीं, जो हमारे बाजार थे, दुकान थे, उनके बंद होने के कगार पे आ गए, क्योंकि लोगों को मॉल में जाकर के शॉपिंग करना अच्छा लगने लगा। तो बाजार व्यवस्था पर इनका क्या चुनौतीपूर्ण प्रभाव है, ये देख लेंगे। दूसरा, मॉल कल्चर का हमारे भारतीय संस्कृति पर क्या चुनौतीपूर्ण प्रभाव है, इसलिए हमारे इंडियन कल्चर को किस तरह से प्रभावित किया है मॉल कल्चर ने। और अंत में हम समीक्षा कर लेंगे, ठीक है। एक 4 डायमेंशन है। ये डायग्राम बाद में लिख भी लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिखना शुरू करो यहां से। एक हेडिंग बनाओ, कैपिटल ए। मॉल कल्चर समझ में आ गया होगा। मैं अब लिखवाता जा रहा हूं, आप लिखते जाओगे तो लिखते लिखते भी आपको समझ में आता है। इस टॉपिक को थोड़ा फास्ट हम चलाएंगे। मॉल कल्चर का अर्थ मॉल कल्चर का अर्थ नीचे की तरफ एरो दीजिए। मुख्यतः पश्चिमी संस्कृति का अंधानुकरण, मुख्यतः पश्चिमी संस्कृति का अंधानुकरण, जिसमें मुख्य रूप से डिस्को, जींस टॉप, बड़े ब्रांड की उपभोग वाली वस्तुएं, आदि का डैश आदि का जीवन शैली के रूप में प्रयोग शामिल है। जीवन शैली के रूप में प्रयोग शामिल है, डैश को मॉल कल्चर की संज्ञा दी जाती है, को मॉल कल्चर की संज्ञा दी जाती है।
को मॉल कल्चर की संज्ञा दी जाती है। मेरे ख्याल से 4 लाइन में मॉल कल्चर क्या है आप समझ गए होंगे। इसमें 2-4 शब्द 2-4 लाइन आप चाहें तो अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। कंसेप्ट आपका क्लियर है। कैपिटल बी, कैपिटल बी, मॉल कल्चर का भारतीय बाजार व्यवस्था पर चुनौतीपूर्ण प्रभाव मॉल कल्चर का भारतीय बाजार व्यवस्था पर चुनौतीपूर्ण प्रभाव, चैलेंजिंग इंपैक्ट ऑफ मॉल कल्चर ऑन इंडियन मार्केट सिस्टम। भारतीय मार्केट सिस्टम पर इसका क्या प्रभाव। निश्चित तौर पर मॉल कल्चर ने हमारे ट्रेडिशनल मार्केट सिस्टम को नेगेटिवली प्रभावित किया, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। हमारा ट्रेडिशनल मार्केट सिस्टम पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा। पहला लिखिए, केंद्रीकृत कौमा आरामदेह एवं सुविधाजनक बाजार व्यवस्था के कारण, सुविधाजनक बाजार व्यवस्था के कारण परंपरागत बाजार का अस्तित्व संकट में, परंपरागत बाजार का अस्तित्व संकट में। सेकेंड पॉइंट, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पन्न प्रतिस्पर्धा के कारण, उत्पन्न प्रतिस्पर्धा के कारण परंपरागत बाजार का अस्तित्व संकट में, परंपरागत बाजार का अस्तित्व संकट में। दोनों पॉइंट क्लियर है। मॉल में बड़ा, सबसे पहले तो केंद्रीकृत बाजार होता है, तो एक ही जगह गए तो लगभग सारी जरूरतें की चीजें आपको मिल जाएंगी, पहला पॉइंट। दूसरा, आरामदेह है, सुविधाजनक बाजार है, व्यक्ति को जाना यहां कंफर्टेबल होता है। परिणाम, वो अपने ट्रेडिशनल मार्केट में ना जाकर, अब धूप में, ट्रेडिशनल मार्केट में धूप में घूमते रहिए, पसीना बह रहा है गर्मी के दिनों में, और आप मॉल में गए तो कम से कम वहां तो बहुत सारे लोग कुछ नहीं खरीदते हैं, जाके गर्मी बिता लेते हैं वहां पर, कम से कम 6-7 घंटा एसी में तो रहेंगे। ऐसे लोग बहुत सारे हैं। दिल्ली में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, इस गर्मी में कहां जाए, चलो मॉल चलते हैं। मॉल में रहेंगे तो कम से कम गर्मी से राहत मिलेगी। तो आरामदेह सुविधाजनक बाजार व्यवस्था के कारण परंपरागत बाजार का अस्तित्व संकट में। क्लियर है, हम यहां क्लियर कर सकते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पन्न प्रतिस्पर्धा के कारण, एक और ध्यान देने वाली बात है, एमएनसीज जब इंडिया में आई तो कई एमएनसीज एक दूसरे से कंपटीशन में लग गई, और इस प्रतिस्पर्धा ने प्रोडक्ट के मूल्य को बहुत कम कर दिया। इस प्रतिस्पर्धा ने उपभोक्ता बाजार को जन्म दिया, मोनोपोली उपभोक्ताओं की बढ़ी, दुकानदारों में कंपटीशन हुआ। अब दुकान पे जाओगे मॉल के अंदर तो गेटकीपर हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करेगा, भगवान है आप, उपभोक्ता है आप, आइए,
कंपटीशन इतना ज्यादा, अप टू 60% सेल, अप टू 80% सेल, 2 पे 1 फ्री, 2 पे 2 फ्री, ये सब प्रतिस्पर्धा का नतीजा। कम से कम दाम पर वस्तु बेचना, कुछ दिनों तक पैसा को हम जलाएंगे, बर्न करेंगे, इतने कम पर बेचेंगे। ओला, उबर, आप देख रहे हो ऑनलाइन के फील्ड में कई कंपनियां आ रही है। तो जब एमएनसीज आती है, प्रतिस्पर्धा बढ़ता है, प्रतिस्पर्धा बढ़ता है तो वस्तु का दाम घटता है, दाम घटता है। वो कुछ दिन तक इतनी बड़ी कंपनियां हैं, इतना पैसा उनके पास है कि वो कुछ दिनों तक पैसे को जलाते हैं, खत्म करते हैं, नुकसान में रहते हैं। बट इसका रिजल्ट क्या होता है? बहुराष्ट्रीय इन विभिन्न कंपनियों में से बहुत सारी कंपनियां ध्वस्त हो जाती है। अमेजन इस प्रतिस्पर्धा में ऑनलाइन में आगे है, कंपटीशन देने के लिए और कई आई लेकिन नहीं टिक पाई। कस्टमर को बहुत सारी सुविधाएं देते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो अमेजन से ड्रेस मंगाते हैं, एक दिन उस ड्रेस को पहन के पार्टी में जाते हैं, अगले दिन उसको पैक करके फिर से अमेजन को वापस कर देते हैं। अच्छी तरह आप जानते हैं अमेजन कंपनी को पता है कि ऐसा लोग करते हैं, लेकिन वो इतना कंज्यूमर सेंटर्ड है, कंज्यूमर की सुविधाओं का ख्याल रखता है कि इन सब चीजों को इग्नोर करता है। उसको पता है कि यही तो हमारी यूएसपी है कि हम प्रोडक्ट को लौटा लेते हैं। और ऐसे कितने लोग होंगे इस तरह के तुच्छे 1-2% ही होंगे। चलिए, बाकी जगहों पर लाभ हो रहा है तो कुछ नुकसान सही। बट इस पूरे बड़े बड़े मगरमच्छ के कंपटीशन में हमारा जो ट्रेडिशनल रिटेलर है, दुकानदार है, वो बेचारा खत्म हो जाता है, ध्वस्त हो जाता है, नुकसान में चला जाता है। इसलिए सेकंड पॉइंट का मतलब यही है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पन्न प्रतिस्पर्धा के कारण हमारी परंपरागत व्यवसायों का ह्रास हुआ। तीसरा पॉइंट जो है वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विज्ञापन से जुड़ा हुआ है। हमारा ट्रेडिशनल मार्केट सिस्टम में विज्ञापन का कंसेप्ट नहीं था, लेकिन जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई है, जिनके दुकान जनरल जगह पर कम और मॉल में ज्यादा है, इन्होंने अपने उत्पाद के लिए इतना ज्यादा विज्ञापन दिया है और अपने ब्रांड के महत्व को स्थापित करने का प्रयास किया है। परिणामतः ब्रांड का महत्व बढ़ा है, ब्रांड का इतना ज्यादा महत्व बढ़ा है जिसके चलते ब्रांडेड जो वैश्विक उत्पाद है उसका सेल बढ़ा है, बिक्री बढ़ा है, और देसी उत्पाद उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। हालांकि कुछ रिएक्शन में आंदोलन हुआ, पतंजलि, बाबा रामदेव जी ने इसी रिएक्शन में फिर से देसी उत्पादों के महत्व को बढ़ाने का प्रयास किया। तो मार्केट में दोनों तरह की चीजें चलती है। यही कारण है कि हमारा ट्रेडिशनल मार्केट पूरी तरह से ध्वस्त नहीं हुआ, लेकिन नो डाउट इस मॉल कल्चर ने, मॉल संस्कृति ने हमारे परंपरागत बाजार व्यवस्था को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। तो आप तीसरा पॉइंट दे सकते हैं, अत्यधिक विज्ञापन के कारण ब्रांड के महत्व में वृद्धि। अत्यधिक विज्ञापन के कारण ब्रांड के महत्व में वृद्धि। फलतः वैश्विक उत्पादों की बिक्री, वैश्विक उत्पादों की बिक्री और देसी उत्पाद उपेक्षित, देसी उत्पाद उपेक्षित। एक फोर्थ पॉइंट भी लिख लो, नवीन आर्थिक नीति के तहत जो हमारी नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई इन 1991, इसको हम इकोनॉमिक रिफॉर्म कहते हैं। नवीन आर्थिक नीति के तहत सिंगल ब्रांड रिटेल, सिंगल ब्रांड रिटेल तथा मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई में वृद्धि, विदेशी निवेश बहुत तेजी से बढ़ा, एफडीआई में वृद्धि। आप चाहो तो कुछ इकोनॉमिक्स के आंकड़े यहां यूज कर सकते हो, क्रमशः 100% और 51%।
फलतः फलतः परंपरागत बाजार व्यवस्था या परंपरागत बाजार का अस्तित्व संकट में, फलतः परंपरागत बाजार का अस्तित्व संकट में। तो मेरे ख्याल से इस 4 पॉइंट को अच्छा से समझा दोगे तो आपका जो शब्द चाहिए जितना उतना शब्द आपके लिए पर्याप्त हो जाएगा। ये है मॉल कल्चर का हमारे ट्रेडिशनल मार्केट सिस्टम पर प्रभाव। इसकी हालांकि समीक्षा हम करेंगे, समीक्षा करेंगे तो सकारात्मक की भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी तक जो जनरल प्रभाव है वो नेगेटिव। अब आ जाओ कैपिटल सी, मॉल कल्चर का भारतीय संस्कृति पर चुनौतीपूर्ण प्रभाव। मॉल कल्चर का भारतीय संस्कृति पर चुनौतीपूर्ण प्रभाव। चैलेंजिंग इंपैक्ट ऑफ मॉल कल्चर ऑन इंडियन कल्चर। ऑन इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति पर इसका क्या प्रभाव है। तो नो डाउट मॉल कल्चर ने लोगों की महत्वाकांक्षा को बढ़ाया, राइट, महत्वाकांक्षा बढ़ी है। पश्चिमी जीवन शैली को अपनाने की प्रवृत्ति बढ़ी है। मॉल में जाने के बाद एकदम वेस्टर्न को जाने का मन करता है, खास करके युवाओं पर ज्यादा इसका प्रभाव है। इसने हमारे परंपरागत उपभोग की वस्तुओं की जगह पश्चिमी उपभोग की वस्तुओं को प्रयोग में लाने की प्रवृत्ति को बढ़ाया है। कुर्ता पैजामा की जगह, धोती कुर्ता की जगह पश्चिमी परिधानों का प्रचलन बढ़ा है। एक से एक वेस्टर्न ड्रेस का प्रचलन बढ़ा है। मॉल में घूम के देखने के बाद तो फिर तरह तरह के वेस्टर्न ड्रेस वहां दिखाई देता है। अतिथियों के स्वागत में हम पहले जो ट्रेडिशनल खान पान की चीजें देते थे उनका वेलकम करते थे, या अपने भी उसकी जगह पर अब तो हम पिज्जा, बर्गर, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स, मोमोज, पास्ता यूज में लाते हैं। उनसे भी वही पूछते हैं पिज्जा खाएंगे क्या। खान पान के ऊपर भी प्रभाव है। अब जिस मॉल में हम गए वहां सेल्स गर्ल मुस्कुरा करके अंग्रेजी में हमसे बात करती है। हमें बड़ा गिल्ट फील होता है और हमें लगता है कि नहीं भी हमें भी अंग्रेजी बोलना चाहिए, सीखना चाहिए। अब हमारे अंदर भी देसी भाषा की जगह अंग्रेजी बोलने की प्रवृत्ति बढ़ती है, जिससे अंग्रेजी का प्रचलन बढ़ा है। कहीं ना कहीं मॉल संस्कृति ने भी हमारे भारत में अंग्रेजी के प्रचलन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण रही है। मॉल संस्कृति ने दिखावापन को बढ़ाया है, शो ऑफ को बढ़ाया है, और इन सब चीजें बढ़ी है तो स्वाभाविक सी बात है कि औपचारिक संबंधों की प्रधानता में वृद्धि हुई है। अब अनौपचारिक संबंध नहीं, भावनात्मक संबंध नहीं, व्यक्तिवादिता बढ़ी है। जो पश्चिमी जीवन शैली का प्रभाव, जो पश्चिमी संस्कृति का भारतीय संस्कृति पर प्रभाव हम लोग लिख रहे थे बच्चा, मॉल कल्चर या शहरीकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव जो लिख रहे थे, कहीं ना कहीं मॉल कल्चर का प्रभाव उसी की तरफ उन्मुख है, वही लगभग है, जिसको कि हम कुछ पॉइंट में लिख सकते हैं। लिखिए पहला पॉइंट, महत्वाकांक्षा में वृद्धि। महत्वाकांक्षा में वृद्धि और पश्चिमी जीवन शैली को अपनाने की प्रवृत्ति तीव्र। पश्चिमी जीवन शैली को अपनाने की प्रवृत्ति तीव्र। सेकंड पॉइंट, कुर्ता पायजामा और धोती कुर्ता की जगह पश्चिमी परिधानों के प्रचलन में वृद्धि। कुर्ता पायजामा और धोती कुर्ता की जगह पश्चिमी परिधानों के प्रचलन में वृद्धि। अतिथियों के स्वागत में, अतिथियों के स्वागत में
या स्वयं के उपभोग के लिए, या स्वयं के उपभोग के लिए परंपरागत खाद्य पदार्थ की जगह पश्चिमी खाद्य पदार्थ ब्रैकेट में लिख दो, जैसे पिज्जा, बर्गर, पास्ता, कोल्ड ड्रिंक्स आदि, ब्रैकेट बंद, के प्रचलन में वृद्धि, के प्रचलन में वृद्धि। छठा पॉइंट। तीसरा, चौथा पॉइंट, हिंदी एवं अन्य देसी भाषाओं की जगह हिंदी एवं अन्य देसी भाषाओं की जगह अंग्रेजी के प्रचलन में वृद्धि। पांच नंबर पॉइंट, दिखावापन एवं प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। दिखावापन एवं प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। और छठा पॉइंट, भावनात्मक संबंध की जगह, भावनात्मक संबंध की जगह औपचारिक संबंधों की प्रधानता में वृद्धि। औपचारिक संबंधों की प्रधानता में वृद्धि। औपचारिक संबंधों की प्रधानता में वृद्धि। यह है बच्चा मॉल कल्चर का अर्थ, मॉल कल्चर का प्रभाव बाजार व्यवस्था पर और भारतीय संस्कृति पर। कैपिटल डी, समीक्षा एवं निष्कर्ष, इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन एंड, ज्यादा बेहतर शब्द है, इवैल्यूएशन एंड कंक्लूजन। हम क्या कंक्लूजन दें, हम क्या कंक्लूजन दें? मेरी तरफ ध्यान दो। दो तीन पॉइंट हमारे कंक्लूजन के सेंटर में होगा, उसी के इर्द गिर्द हमारा निष्कर्ष होगा। पहला, निश्चित तौर पर मॉल कल्चर समकालीन भारतीय नगरीकरण की एक प्रमुख विशेषता, या लिख सकते हैं निश्चित तौर पर मॉल कल्चर समकालीन नगरीय संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता है, या निश्चित तौर पर मॉल कल्चर समकालीन नगरीकरण की एक प्रमुख विशेषता है, नगरीय समाज की एक प्रमुख विशेषता, जिसने परंपरागत बाजार व्यवस्था को भी और भारतीय संस्कृति को भी के समक्ष भी संकट को उत्पन्न किया है, इन पर चुनौतीपूर्ण प्रभावों को उत्पन्न किया, जिसकी चर्चा हम लोग पीछे कर चुके। पीछे परंपरागत बाजार व्यवस्था पर मॉल कल्चर का हमने चुनौतीपूर्ण प्रभाव ही दिखाया, जिसने परंपरागत बाजार व्यवस्था के अस्तित्व को संकट में खड़ा कर दिया है। लग रहा है कि परंपरागत बाजार व्यवस्था अब खत्म हो जाएगी। और यही नहीं, इसने हमारे भारतीय संस्कृति के समक्ष भी संकट को उत्पन्न किया। लेकिन फिर लिखेंगे डोंट वरी बी हैप्पी, ये नहीं लिखेंगे लाइन, बट हम लिखेंगे कि यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मॉल कल्चर का यह प्रभाव संक्रमणकालीन अवस्था का प्रभाव है। हर जगह हमारा अप्रोच यही रहा है, ट्रांजिशनल फेज का प्रभाव है।
जब हमने भारतीय संस्कृति पर पश्चिमी संस्कृति के नकारात्मक प्रभावों की चर्चा की, वहां पर हमने कहा कि ये ट्रांजिशनल फेज का प्रभाव है। जिस दिन भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार हो जाएगा, जिस दिन भारत के लोगों की सोच वास्तव में आधुनिक हो जाएगी, अभी तो हमारे भारतीय लोग छद्म आधुनिकता में जी रहे। वो पिज्जा बर्गर खाकर, कैप्रीज टी शर्ट पहनकर, कान में ईयरफोन लगाकर, पसीतो पसीतो गाकर, अंग्रेजी गाना गाकर अपने को आधुनिक समझ रहे हैं। आधुनिकता नहीं है, छद्म आधुनिकता है। ये टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूं आपको। और ऐसा इसलिए है कि वो पश्चिमी संस्कृति को ही आधुनिकता का मापक समझ रहे, इसलिए पश्चिमी संस्कृति को अपनाकर अपने को आधुनिक समझने लगे हैं। आधुनिकता तो एक सोच है, ये तार्किक और वैज्ञानिक सोच, मानवतावादी सोच। और जैसे जैसे आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा, हमारे भारत के लोगों की सोच तार्किक और वैज्ञानिक होगी, आधुनिक होगी, तो उनको समझ में आ जाएगा कि पश्चिमी जीवन शैली को अपनाकर हम आधुनिक नहीं बन सकते हैं, हम भारतीय संस्कृति को अपनाकर भी आधुनिक बन सकते हैं। आधुनिक बनने के लिए परिधान परिवर्तन आवश्यक शर्त नहीं है। धोती कुर्ता पहन के भी हम आधुनिक बन सकते हैं, साड़ी पहन के भी हम आधुनिक बन सकते हैं, सलवार कुर्ता पहन के भी हम आधुनिक बन सकते हैं। आधुनिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के साथ उनको ये बात समझ में आ जाएगी कि हम अपने चावल दाल सब्जी के साथ भी आधुनिक बने रह सकते हैं। इसके लिए पिज्जा बर्गर खाने की जरूरत नहीं है, हम अपने तमिल तेलुगु भोजपुरी बोल के भी आधुनिक बन सकते हैं। इसके लिए अंग्रेजी बोलने की जरूरत नहीं है। ये आधुनिकीकरण नहीं, ये तो पश्चिमीकरण है। जिस दिन हमारे भारत के लोगों की समझ आ जाएगी, जिस दिन लोगों की सोच तार्किक और वैज्ञानिक हो जाएगी, वो भारतीय संस्कृति के साथ आधुनिक बनना सीख जाएंगे। फिर वो मॉल में घूम के तो आएंगे, लेकिन उनकी वाली ड्रेस की डिमांड कम होगी, और जब हमें अपने देश वाली ड्रेस की डिमांड बढ़ेगी तो मॉल में उनके ड्रेस की जगह हमारे देसी ड्रेस भी बिकने शुरू हो जाएंगे, उनके खान पान की जगह हमारे देसी खान पान भी बिकने शुरू हो जाएंगे। परिणामतः मॉल कल्चर का भारतीय संस्कृति पर जो चुनौतीपूर्ण प्रभाव है, जो भारतीय संस्कृति के समक्ष संकट के रूप में प्रभाव है, वो प्रभाव खत्म हो जाएगा। यह तो बस ट्रांजिशनल फेज का प्रभाव है। पॉइंट नंबर 1, एक हमारा अप्रोच रहेगा, एक स्टैंड रहेगा हमारा, और यही फ्रेम में हम हर जगह स्टैंड दे रहे हैं। आपने पीछे भी देखा होगा। दूसरा, रही बात मॉल कल्चर का परंपरागत बाजार व्यवस्था पर प्रभाव का, तो निश्चित रूप से इसने परंपरागत बाजार व्यवस्था के समक्ष चुनौती को उत्पन्न किया है। लेकिन यहां यह भी ध्यान रखने की है, इसने परंपरागत बाजार व्यवस्था में एक प्रतिस्पर्धा को भी जन्म दिया, जिससे परंपरागत बाजार व्यवस्था अपने को सरवाइव करने के लिए, अपने को बदलने के लिए तैयार हुई, और नई परिस्थितियों के साथ वो अपने आप को बदल रही है। नई परिस्थितियों के साथ वह भी उपभोक्ता उन्मुख हो रही है। हमारे घर के अगल बगल के दुकानदारों ने इस मॉल कल्चर के दबाव से अपने को बचाने के लिए लड़के रख लिए हैं। महीने में 1-2 बार हर घर में घूम लेते हैं, अपने उनके प्रोडक्ट और उनके प्राइस का पर्चा पकड़ा देते हैं। अगर आपको कोई भी चीज खरीदना है तो देखिए ये रेट है हमारा, निश्चित तौर पर वो रेट भी बड़ा रीजनेबल रेट होता है। और फिर एक विशेष सुविधा देते हैं कि आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े, आप हमको इस नंबर पे फोन कीजिए, हम सामान आपके घर में डिलीवरी करवा देंगे। इस परंपरागत बाजार जो आपके अगल बगल की दुकानें हैं, उन्होंने अब होम डिलीवरी करवाना शुरू कर दिया। लोगों के लिए आराम हो गया है। मॉल में जाना भी तो भाई गाड़ी स्टार्ट करो, एक प्लान करो, टाइम दो, मॉल में जाओ, मॉल में जाओ। इससे बढ़िया है कि फोन करके उनको अपने सामान का लिस्ट पकड़ा दो और वो होम डिलीवरी करा देंगे सामान। जब उन्होंने इस मॉल कल्चर के साथ अपने को सरवाइव कराने का प्रयास शुरू कर दिया, नो डाउट एक ऑनलाइन कल्चर भी आ गया, ऑनलाइन मार्केटिंग सिस्टम भी आ गया। ये निश्चित तौर पर उनके लिए चुनौती प्रस्तुत कर रहा है आज के डेट में। लेकिन इस तरह की प्रतिस्पर्धा, इस तरह की चुनौतियां कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गुणवत्ता सुधार के लिए भी लोगों को प्रेरित करती है।
अब हमें ऑनलाइन मार्केट के साथ अभी कंपेयर नहीं करना है, हम तो अभी मॉल कल्चर की बात कर रहे हैं, तो अपने दोनों के संदर्भ में यही हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे बच्चा। तो चलिए लिखिए, इवैल्यूएशन एंड कंक्लूजन, नीचे की तरफ एरो दीजिए। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि, उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मॉल कल्चर ने परंपरागत बाजार एवं परंपरागत संस्कृति दोनों के समक्ष चुनौती को उत्पन्न किया है। दोनों के समक्ष चुनौती को उत्पन्न किया है, परंतु यहां उल्लेखनीय है कि, परंतु यहां से पैरा चेंज कर दो, ज्यादा बेटर रहेगा। मतलब आपको बाद में जब रिवीजन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन पे हम आ रहे हैं। परंतु यहां उल्लेखनीय है कि, डैश दे दो, इसका प्रभाव संक्रमणकालीन अवस्था का प्रभाव है। संक्रमणकालीन अवस्था का प्रभाव है, जो आधुनिकता एवं विकास, आधुनिकता एवं विकास के परिपक्व होने के साथ साथ, आधुनिकता एवं विकास के परिपक्व होने के साथ स्वतः समाप्त हो जाएगा, स्वतः समाप्त हो जाएगा। स्वतः समाप्त हो जाएगा। पैरा चेंज। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि, यहां यह भी उल्लेखनीय है कि डैश, डैश दे दो, जहां एक तरफ मॉल कल्चर ने, जहां एक तरफ मॉल कल्चर ने परंपरागत बाजार को, परंपरागत बाजार को प्रतिस्पर्धा हेतु मजबूर करके, प्रतिस्पर्धा हेतु मजबूर करके उन्हें गुणवत्ता सुधार हेतु प्रेरित किया है, गुणवत्ता सुधार हेतु प्रेरित किया है, और परंपरागत संस्कृति के साथ नवीन तत्वों को अपनाकर, परंपरागत संस्कृति के साथ नवीन तत्वों को अपनाकर आधुनिक संदर्भ में, आधुनिक संदर्भ में अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखने हेतु विवश किया है, अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखने हेतु विवश किया है। फुल स्टॉप। डैश, डैश। तो दूसरी तरफ, तो दूसरी तरफ इसका प्रभाव
नगरीय जनसंख्या के एक सीमित भाग, ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि इसका प्रभाव पूरे भारत पर नहीं है। मॉल कल्चर लगभग 68% आबादी जो गांव में रहती है उस पर नहीं है, शहरों पर ही। इसलिए हम कह सकते हैं, और भी शहर में रहने वाले युवाओं पर ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है। उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग पर ज्यादा है, शहर का बहुत मजदूर वर्ग इससे ज्यादा उतना प्रभावित नहीं है। तो दूसरी तरफ इसका प्रभाव नगरीय जनसंख्या के एक सीमित भाग ब्रैकेट में लिखो उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग एवं युवा वर्ग पर, युवा वर्ग ब्रैकेट बंद पर ही है। और आज भी बाकी नगरीय जनसंख्या और 68.8% ग्रामीण जनसंख्या और 68.8% ग्रामीण जनसंख्या परंपरागत संस्कृति एवं परंपरागत बाजार व्यवस्था से जुड़ी हुई है। परंपरागत संस्कृति एवं परंपरागत बाजार व्यवस्था से जुड़ी हुई है। परंपरागत संस्कृति एवं परंपरागत बाजार व्यवस्था से जुड़ी हुई है। डन, क्लियर। ये एक छोटा सा टॉपिक था बच्चा, जिसको कि मैंने कर दिया है। इस पर एक क्वेश्चन आप बना लो, पूछा गया सवाल है एक जगह। कुछ सवाल जेएनयू के, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट में पूछे जाते हैं, जो डायनेमिक टाइप के सवाल है। वो सवाल मैं लेकर के आपको संभावित प्रश्न में दे देता हूं। एक हेडिंग डालिए, संभावित प्रश्न, ठीक है। और यहां पर आप लिखिए, भारत में मॉल कल्चर ने क्वेश्चन देखिए कितना बेहतरीन पूछा गया है, आप आराम से कर लेंगे। भारत में मॉल कल्चर ने न केवल परंपरागत बाजार व्यवस्था के समक्ष बल्कि परंपरागत संस्कृति के समक्ष भी चुनौती को उत्पन्न किया है। मॉल कल्चर ने न केवल परंपरागत बाजार व्यवस्था के समक्ष बल्कि परंपरागत संस्कृति के समक्ष भी चुनौती को उत्पन्न किया है। चर्चा कीजिए, डिस्कस मतलब दोनों पहलुओं की चर्चा हमें करनी है। तो हम चुनौती भी दिखाएंगे बच्चा, और चुनौती के बाद जो कुछ लाभकारी पहलू है वो भी दिखाएंगे और बताएंगे भी कि ये केवल सीमित वर्ग पर प्रभाव है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ट्रांजिशनल फेज का प्रभाव है। जैसे जैसे हमारी आधुनिकता परिपक्व होगी, जैसे जैसे हमारा विकास संतुलित होगा, इस तरह के प्रभाव खत्म हो जाए। तो नगरीकरण से मैंने निकाल करके एक मॉल कल्चर का स्पेसिफिक टॉपिक हमने आपको पढ़ा दिया। अब हमारे अगला टॉपिक है बच्चा, वो है टॉपिक हेडिंग आप चाहें तो डाल सकते हैं, भारत में नगरीकरण की समस्या समाधान के प्रयास। भारत में नगरीकरण की समस्याओं के समाधान हेतु किए गए प्रयास, ये हमारा अगला टॉपिक होगा और इस पर हम कल आपसे चर्चा करेंगे। आज हम इतना ही क्लास ले रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को, जो बच्चे चाहते हैं कि हमारा क्लास का आवर कम हो, उनके लिए आज त्योहार है, खुशी मनाएं, एंजॉय करें। और हम लोग कल मिलते हैं। तो कल, आज का कोटा मैं कल पूरा कर दूंगा, तो कल थोड़ा सा आपको दुखी कर दूंगा, थोड़ा लंबा क्लास लेकर के, ठीक है। और कल हम लोग इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चैट थोड़ा सा ऑन कर दीजिए।
डन। ओके, अब हम लोगों के लिए केवल, अब हम लोग एक बार देखेंगे कल हम आपको भारत सरकार का शहरी विकास मंत्रालय का सेक्रेटरी बनाएंगे, राइट। आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय का सेक्रेटरी बनाएंगे और आप पर हम जिम्मेदारी देंगे, आपको सोचने समझने का मौका देंगे क्या भारत के इन शहरों की समस्याओं का समाधान अगर आप होते तो कैसे करते। जब आप सोचोगे ना बच्चा, तो आपको एक आउटलाइन मिलेगा कि ये समस्याएं हैं और ऐसे ऐसे इसका समाधान किया जा सकता है, और तब हम देखेंगे कि हमारी सरकार ने इस दिशा में क्या किया है और क्या कर रही है, और फिर उनके समाधान हेतु किए गए प्रयासों को देखने के बाद हम लास्ट में उसकी समीक्षा करेंगे और कुछ सुझाव देंगे, और फिर हम उनके प्रयासों में से कुछ सेपरेट टॉपिक बना करके हम लोग उस टॉपिक पर अच्छा से पढ़ेंगे, क्योंकि स्मार्ट सिटी मिशन इस दिशा में किया गया एक प्रयास है, और आपने देखा होगा स्मार्ट सिटी मिशन से लगातार 3 सवाल है। तो हमें अलर्ट रहना होगा, हमें देखना होगा कि यूपीएससी का ट्रेंड क्या है, किस दिशा में जा रहा है, और उस ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी तैयारी करनी होगी, हमें अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना होगा। ओके, तो थैंक यू। कल मिलते हैं हम लोग 12:30।